हाँ, अभी शुरू होगी। ओके सर, बुक का नाम बता दो। अरे पाजी, बुक का नाम ये देखो, ये लिखा हुआ। ये देखो, बुक का नाम है पाजी जीसी लियोंग। ओके, जीसी लियोंग और गोची लियोंग बोलते हैं। ओके, इनका पूरा नाम है गोची लियोंग। जीसी लियोंग। आपको बुक का कवर भी दिखा देते हैं जिन बच्चों ने नहीं देखा। ये कवर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये रही बुक गोची लियोंग। ओके, ऑक्सफोर्ड की है। हाँ, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया था, तो हमारा तीसरा चैप्टर शुरू हुआ था जिसमें हमने थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा रह गया था। ओके, चैप्टर 3 जिसका नाम है वल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। ओके, इसका हमने थोड़ा सा किया था, मतलब 4-5 स्लाइड्स की थी। ठीक है, मैं एक बार फिर से फटाफट क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, तो फिर हम उसके बाद नया शुरू करते हैं। ओके, तो बीच में कोई इंटरप्शन नहीं करेगा, तो प्लीज मेक श्योर यू हैव टू फोकस ऑन द स्लाइड्स। कान खोल के, दिमाग खोल के बैठे। तो वल्केनिज्म क्या होता है? कुछ लैंडफॉर्म्स, वो कहते हैं कुछ जो भूमि है वो एसोसिएट होती है किससे? वल्केनिज्म एक्टिविटी से, यानी ज्वालामुखी होते हैं उनमें। ठीक है, वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो में एक मोल्टन मैग्मा होता है, एक लिक्विड होता है, लिक्विड पदार्थ होता है जो कि मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। ओके, फोर्सेज इट्स वे, यानी वो अपना रास्ता बनाता है इनटू द प्लेन्स ऑफ वीकनेस ऑफ क्रस्ट, मतलब कि जहां पे क्रस्ट में वीकनेस होगी, जहां पे निकलने की जगह होगी, यहां से निकल सकता है बाहर। जैसे यहाँ पे वीकनेस है, ठीक है, फोर्सेस इट्स वे इनटू प्लेन्स ऑफ वीकनेस ऑफ क्रस्ट टू एस्केप क्वाइटली। या तो वो आराम से जाएगा या वो एक्सप्लोसिवली जाएगा। ठीक है, क्वाइटली कौन सा जाएगा? मतलब शांति स्वभाव से कौन सा जाएगा? जो बेसिक लावा होगा। मैंने आपको बताया था ना, बेसिक लावा एक्सप्लोड नहीं करता। ठीक है, मतलब एकदम से ज्वालामुखी फटता नहीं है। ठीक है, वो क्वाइटली जाता है। ठीक है, बेसिक लावा होता है। और जो एक्सप्लोसिवली जाता है वो कौन सा होता है? वेरी कॉमन, आपको बताया था, एसिडिक लावा। ओके, ये चीजें याद रखनी है आपने। ओके, ठीक है, तो उसमें से लावा बाहर निकलेगा। इधर इट केम क्वाइटली और एक्सप्लोसिवली टू द सरफेस एंड फॉर्म लैंडफॉर्म, और लैंडफॉर्म बनाएगा। डिपेंड अपॉन द फ्लूइडिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्मा। ये डिपेंड करता है कि उसकी फ्लूइडिटी कैसी है, वो कितना विस्कस है। अगर ज्यादा विस्कस होगा यानी ज्यादा थिक होगा तो कॉनिकल बनेगा। ठीक है, और अगर कम विस्कस होगा यानी पतला होगा, जैसे पानी, पानी ज्यादा पतला है तो वो ज्यादा बहेगा। ठीक है, तो वो एक्सपेंशन उसकी ज्यादा होगी। ओके, विस्कस हो जो एसिडिक लावा, एसिडिक लावा इज विस्कस। ठीक है, ये विस्कस ज्यादा होता है, ये लेस विस्कस होता है। ये फ्लूइड ज्यादा होता है, मतलब पतला ज्यादा होता है। समझ गए? जैसे पानी और शहद में से विस्कस कौन सा है ज्यादा? पानी और शहद में से, वाटर और हनी में से विस्कस कौन सा ज्यादा? हनी है, बट ऑब्वियस। ठीक है, आप पानी एकदम से किसी के दोस्त के मुंह पे मार के देखना, पानी फेंकोगे तो एकदम से उसको ऐसे समझाने का भी तरीका होता है ना। पानी का गिलास लिया, दोस्त के मुंह पे ऐसे देके मारा, उसको बताना है कि भैया ये फ्लूइडिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है, विस्कस कम है। फिर शहद की मार के देखोगे तो शहद इतनी ज्यादा निकलेगी नहीं एकदम से। ठीक है, वो आपके पास ही गिर जाएगी। ठीक है, तो आप उसको समझाना कि भैया इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है इसलिए तेरे मुंह पे नहीं गिरी, तो उसको विस्कस का मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए ताकि आपको भी याद रहे, आपके फ्रेंड्स को तो पक्का याद रहेगा जिसके मुंह पे गिरोगे। ओके, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा इसकी विस्कोसिटी। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इफ मोल्टन मैग्मा इज कूल, जो मोल्टन मैग्मा है, जो धरती के अंदर मोल्टन मैग्मा है, जो लावा है, कूल एंड सोलिडिफाई स्लोली विद इन अर्थ क्रस्ट, अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो ठंडा हो जा रहा है, सोलिडिफाई हो जा रहा है, ठीक है, तो वो बनेगी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव हमने वर्ड पढ़ा था, इनसाइड। ठीक है, यानी कि जो लैंड फॉर्म बन रही है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इसको प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। ओके, इफ मोल्टन मैग्मा इज कूल और सोलिडिफाई ऑन अर्थ सरफेस, यानी धरती के बाहर आके वो ठंडा हो रहा है, ठीक है, सोलिडिफाई हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। याद रखना कि जो धरती के अंदर बनेगी यानी विद इन अर्थ क्रस्ट बनेगी, वो धीरे धीरे ठंडी होगी। जाहिर सी बात है ना, मैंने आपको बताया था जो गुस्सा है आपका, अगर किसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो, अगर तो वो अंदर रखोगे तो वो धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन अगर आपने एकदम से किसी को गुस्सा कर दिया, मतलब अंदर की भड़ास फटाफट निकाल दी, तो वो आप भी जल्दी शांत हो जाते। तो कई बार नोटिस भी किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी बात से परेशान होते हैं तो हम लोग कोई बंदा ढूंढते हैं, कोई दोस्त वगैरह या
मम्मी पापा या कोई भी फ्रेंड आपका, ब्रदर सिस्टर वगैरह कोई भी, उसको आप बात बताते हो तो कहते हैं ना मन हल्का हो गया, आप कैसा कहते हैं ना कि यार यार मन हल्का हो गया, उसको बात बता दी, ठीक है। और अगर इन केस अगर वो बात मन में रखते हैं, ठीक है, वो हल्का नहीं होता इंसान, लेकिन 4-5 दिन तक उसके अंदर रहती है, ठीक है, 4-5 दिन तक रहेगी, धीरे धीरे शांत होगी वो बात, धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अर्थ का भी सेम ही नेचर है, ओके। उसके बाद आगे चलेंगे। ये जैसे डायग्राम देख सकते हो आप, ये है मैग्मा चैम्बर, ये रॉक लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ओके। ये कंड्यूट है, ओके। ये वेंट है, ये एश क्लाउड है, ये क्रेटर है, क्रेटर ये माउथ है जहां से निकलता है, ओके। ये वेंट एक स्मॉल ओपनिंग है, ये लावा फ्लो है, ये सिल्स और डाइक्स हैं, ठीक है। अभी आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक, लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, लैंडफॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन, इंट्रूजन वर्ड्स आ गया ना यहाँ पे, इंट्रूजन मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, ओके। यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो बन रही हैं लैंडफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें से पहला नाम है सिल्स का, यानी कि इंट्रूजन ऑफ मोल्टन मैग्मा मेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द बेडिंग प्लेन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ये देखिए, हाँ ये देखिए, हॉरिजॉन्टली बनी है, ये देख सकते हो, अलोंग द बेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ओके। और ये बनी है डाइक, ये है सर वर्टिकली। सिल्स और डाइक में फर्क क्या है, ये हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकली है, दोनों इग्नियस इंट्रूजन है, इंट्रूजन यानी बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। दोनों में से ज्यादा जगह कौन सी घेरेगी, जाहिर सी बात है जो टेढ़ी है वो ज्यादा जगह घेरेगी ना। आप सीधे होके लेट रहे हो अपने बेड पे, ठीक है, कम जगह घेरोगे, आपके साथ दो और एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप टेढ़े होके लेटोगे तो थप्पड़ मारेगी ना आपकी बीवी, ठीक है ना, भाई क्या ये मूर्खों की तरह सो रहा है टेढ़ा होके, ठीक है, मेरी जगह तो बची नहीं। तो इसलिए जो टेढ़ा होगा वो जगह ज्यादा घेरेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। सिमिलरली डाइक, डाइक भी जगह ज्यादा घेरेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिखा देते हैं। हाँ ये देखिए, इंट्रूजन ऑफ मोल्टन मैग्मा मेड हॉरिजॉन्टली, ये तो सिल्स का हो गया, डाइक्स का भी सिमिलरली, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये वर्टिकली होगा एज नैरो वॉल्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन बिकॉज ऑफ देयर नैरोनेस, क्योंकि वो टेढ़ा रहता है, बिकॉज ऑफ देयर नैरोनेस डाइक सेल्डम डोमिनेट द लैंडस्केप, ज्यादा जगह घेरेंगे ना लैंडस्केप में, अब नहीं बोलोगे है ना, टेढ़ा होके नहीं सोना डाइक की तरह। तो आपका रूममेट अगर टेढ़ा होके सोएगा बेड पे तो थप्पड़ मारना है कि क्या यार तू डाइक की तरह सो रहा है, सिल्स की तरह लेटना, ठीक है ना, तेरी वजह से सारा तूने बेड डोमिनेट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से समझाना है आपने पाजी। तो बेसिक डिफरेंस है इसमें, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है ना तो आपके पेपर में एकदम से आएगा ना, सिल्स एकदम से दिमाग में क्लिक करेगा, अरे अच्छा डोंटली, ये तो मेरा, ये तो मैं हूँ सिल्स, और ये डाइक मेरा रूममेट तो वर्टिकली सोता है, ठीक है, डोमिनेट करता है लैंडस्केप, ठीक है। तो इस तरह से याद रहेगा कंसेप्ट, बट मेक श्योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आती है इग्नियस इंट्रूजन ऑन अ लार्ज स्केल, ये तो होगी छोटे स्केल की बात, ठीक है, सिल्स और डाइक हमने इग्नियस इंट्रूजन पढ़ी, तो ये तो होगी स्मॉल स्केल में। अभी हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल में, जिसको लिथ बोलते हैं, लिथ, लिथ वर्ड का मीनिंग वैसे होता है स्टोन, ओके, लिथ वर्ड का मीनिंग होता है वैसे सर स्टोन, स्टोन। तो इसमें से अब आगे पढ़ेंगे सर लैकोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है। अब इनकी शेप याद करनी जरूरी है। लैकोलिथ इज अ लार्ज ब्लिस्टर इग्नियस माउंड, ओके, विद डोम शेप्ड, डोम मतलब गुंबद की शेप का होता है, डोम शेप अपर सरफेस एंड लेवल बेस फेड बाय द पाइप लाइक कंड्यूइट फ्रॉम बिलो, यानी कि इसके नीचे एक पाइप सा लगा होता है, मतलब जिसमें से मैग्मा निकलता है, और इसकी जो शेप होती है वो होती है पाजी डोम शेप, ये गुंबद, गुंबद वाली शेप, ओके, आपको अभी दिखा देंगे। दूसरा आता है सर लोपोलिथ, इसकी शेप होती है सॉकर जैसी, ओके, शैलो बेसिन, ये कुछ इस तरह का होता है, वो डायग्राम में दिखा देते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ये है लैकोलिथ, जैसे गुंबद जैसी शेप है, एक मशरूम काइंड ऑफ शेप होती है, ठीक है। ये है आपका इधर बैथोलिथ हो गया, ये फैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ ये रहा सॉकर शेप, ये देख सकते हो, ठीक है, ये लोपोलिथ है, ओके। उसके बाद आता है सर आपका फैकोलिथ, फैकोलिथ क्या है, लेंस शेप्ड, आपको इनकी शेप जरूर याद रखनी है, सारी इग्नियस इंट्रूजन है लिथ है,
ठीक है, इनकी शेप जरूरी है, ठीक है। लेंस शेप्ड मास ऑक्यूपाइंग द क्रस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और बॉटम ऑफ सिंक्लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, फैकोलिथ की जो अपर वो है वो तो उसने सिंक्लाइन कवर किया हुआ है, और जो मास लगा हुआ है सिंक्लाइन पे, सॉरी एंटीक्लाइन पे और सिंक्लाइन पे, जैसे कि देख सकते हो फैकोलिथ फॉर्म्ड इन एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। जैसे कि डेफिनेशन में भी हमने लिखा हुआ है, लेंस शेप का होता है मास ऑक्यूपाइंग द क्रस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और बॉटम ऑफ सिंक्लाइन बीइंग फेड बाय कंड्यूट फ्रॉम बिलो। जैसे कि देख सकते हो आप नीचे इसके कंड्यूट लगा हुआ है, यानी एक पाइप काइंड ऑफ लगा हुआ है जिसमें से मैग्मा निकल रहा है। ओके, ये देख सकते हो। उसके बाद आता है सर बैथोलिथ। बैथोलिथ इज अ ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक यूजुअली ग्रेनाइट। ओके, जैसे कि देख सकते हो ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक यूजुअली ग्रेनाइट। ओके, यार लेंस शेप्ड क्या, कनकेव कन्वेक्स की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे, लेंस कहां से आ गए भाई? लेंस शेप बताइए भाई, कनकेव क्या कन्वेक्स की? लेंस की शेप तो सेम ही रहती है भाई, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। हाँ तो शेप तो सेम ही रहती है भाई, क्या बात है। लेंस की शेप वो तो कनकेव कन्वेक्स तो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है ना, कि कहां से मोटा है कहां से पतला है। कमाल कर दो यार, लेंस की शेप क्या है यार, तुम कई बार ना मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही अंदर डीप में घुस जाते हो, ठीक है, इतना जरूरत नहीं है भाई, जितनी जरूरत है उतना पढ़ो। लेंस शेप है यार, लेंस नहीं देखा आपने, आंखों में लेंस डालते हैं, लेंस होता है, लेंस की शेप क्या कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है लेंस की शेप, और कैसी होती है ना, वेरी सिंपल यार, डोंट ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, हाँ प्लीज। ओके, इनकी शेप जरूर याद रखना सर, लैकोलिथ लार्ज ब्लिस्टर, इग्नियस माउंट, लोपोलिथ सॉकर शेप और शैलो बेसिन, फैकोलिथ लेंस शेप। ओके, बैथोलिथ ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, ओके यूजुअली ग्रेनाइट। तो ये डायग्राम जीसी लोंग बुक का ही है। ओके, हाँ ये डिफरेंस बताया हुआ है इग्नियस और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन में। इग्नियस सॉरी इंट्रूसिव जोन सी होगी वो अर्थ क्रस्ट के, या अर्थ क्रस्ट है, ओके, इसके बीनीथ बनेगी यानी इसके नीचे बनेगी, और ये एक्सट्रूसिव है, ये आउटर बनेगी यानी अर्थ क्रस्ट के बाहर बनेगी। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये वही डायग्राम है। उसके बाद आता है सर ओरिजिन ऑफ वोल्केनो, यानी वोल्केनो का यानी ज्वालामुखी का ओरिजिनेट कहां से हुआ। वो कहता है वोल्केनिक एक्टिविटी क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिस्टल डिस्टर्बेंसेस, यानी धरती में अर्थ क्रस्ट में जो डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, पर्टिकुलरली वेयर देयर इज जोन ऑफ वीकनेस ड्यू टू डीप फॉल्टिंग और माउंटेन फोल्डिंग, यानी कि धरती में फॉल्ट आता है, यानी कि जब आपस में धरती खुल जाती है ऐसे, ठीक है, अर्थक्वेक आता है वगैरह, ठीक है, उस वजह से जहां पे जोन ऑफ वीकनेस होती है, मतलब जहां जगह होती है बाहर निकलने की, तो वहां से निकलती है वोल्केनो। ओके, बिलो अर्थ वो कहता है, लेकिन धरती के अंदर क्या होता है, देयर इज अ सेमी मोल्टन स्टेट, जिसमें सेमी मोल्टन बोले तो सॉलिड लिक्विड और गैसियस मटेरियल विच इज कलेक्टिवली नोन एज मैग्मा, ठीक है, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मैग्मा। अब क्वेश्चन आता है मैग्मा क्या होता है। मैग्मा के अंदर सर आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन एंड स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि इन सबको ये जो हमने मैग्मा के बीच में केमिकल्स बताए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, ये ऊपर कैसे आते हैं, मतलब कि आपने बताया कि धरती में एक तरेड़ सी है, एक दरार सी है, यानी कि जिसको हम जोन ऑफ वीकनेस बोल रहे हैं, इसमें से बाहर निकलता कैसे है, इसको पहुंचाता कौन है ऊपर, इसको पहुंचाता है सर गैसेस और वेपर। ओके, धरती के अंदर ही गैस बन जाती है, गैसेस और वेपर इंक्रीज द मोबिलिटी एंड एक्सप्लोसिवनेस ऑफ लावा which is emitted through vent। वेंट मतलब मैंने आपको बताया था there is a small opening, ठीक है, जो वोल्केनो में स्मॉल ओपनिंग होती है उसको वेंट बोलते हैं, जहां से वो बाहर निकलता है। ओके, तो वेरी क्लियर, वोल्केनिक एक्टिविटी जो कि होती है किस वजह से, क्रिस्टल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, धरती के नीचे होती है सर सेमी मोल्टन स्टेट, जिसको बोलते हैं मैग्मा। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल तीनों होते हैं। मैग्मा के अंदर आपका CO2 भी आता है, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन आ जाता है, और देयर इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, and gases and vapor increase the mobility and explosiveness of
लावा विच इज emitted थ्रू वेंट। ओके, उसके बाद आता है सर आपका लावा। लावा दो तरह के होते हैं, एक होता है सर बेसिक लावा, दूसरा होता है सर आपका एसिडिक लावा। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, बेसिक लावा, एसिडिक लावा। बेसिक लावा विच इज द हॉटेस्ट लावा, हाईली फ्लूइड होता है, जो कि लेस विस्कस होता है। हाईली फ्लूइड लेस विस्कस होगा ना, फ्लूइड मतलब पतला ज्यादा है, पतला फ्लूइडिटी ज्यादा है, ठीक है, पानी जैसे जिसकी फ्लूइड ज्यादा, ठीक है, यानी कि वो लेस विस्कस है, यानी उसकी थिकनेस कम है, ठीक है। डार्क कलर का होगा बेसिक लावा, फॉर एग्जांपल बसाल्ट विच इज रिच इन iron and magnesium, just remember this thing, iron and magnesium, it is poor in silica। और जो एसिड होगा वो रिच इन सिलिका होगा, इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखना। इट इज फ्लो क्वाइटली, यानी नॉट वेरी एक्सप्लोसिव। ओके, रिजल्टेंट क्या होगा सर, फ्लैटेंड, शील्ड और डॉम, ठीक है। उसके बाद आता है सर एसिड लावा, हाईली विस्कस, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी एसिडिक वाले की। वो ये शहद है, मतलब एक तरह से एसिड वाला, आप इस तरह से याद रखना है आपने, शहद, हनी, साइड में लिख लेना ताकि ध्यान रहेगा, हनी लिख लेना, हाईली विस्कस, और वाटर लेस विस्कस, ताकि आपको याद रहे। बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ, चलो कोई नहीं, ये बताने की तो जरूरत ही नहीं थी, चुपचाप आ जाते। एसिड लावा, सॉरी, एसिड लावा हाईली विस्कस, फ्लो स्लोली, लाइट कलर, एग्जांपल ग्रेनाइट, इट इज रिच इन सिलिका, हाईली विस्कस है तो लाउड एक्सप्लोजन होगा, फॉर एग्जांपल वोल्केनिक बॉम्ब्स, पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट अभी आपको आगे बताएंगे क्या होता है। लावा जिसका विस्कस होगा एंड इट फॉर्म स्पाइन और प्लग, स्पाइन और प्लग की शेप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से प्लग बना होता है। ओके, यानी कि जाहिर सी बात है ना, जो विस्कस ज्यादा होगा वो ज्यादा फैलेगा ना, उसकी ज्यादा एक्सटेंशन होगी, ठीक है, लेकिन जो कम विस्कस होगा उसकी शेप बनेगी इस तरह से, फॉर्म स्पाइन और प्लग, विच रिजल्टेंट, इट्स रिजल्टेंट इज स्टीप साइडेड कोन, ठीक है। मैंने इसकी चोटी ज्यादा बनेगी, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है सर आपका लावा डोम और शील्ड वोल्केनो, ये है आपका बेसिक लावा का, बेसिक लावा, ठीक है, जो कि लेस विस्कस है, ध्यान रखेंगे। और ये है आपका एसिडिक लावा कोन, ठीक है, ये स्टीप साइडेड, स्टीप स्लोप है इसके, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ज्यादा एक्सपेंशन एक्सटेंसिव लावा शीट है, और ये है स्टीपली स्लोपिंग साइड्स, ठीक है, यानी स्टिक्की लावा, जैसा कि इसने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, स्टिक्की विस्कस लावा विच कैन नॉट फ्लो फार, ठीक है, क्योंकि वो स्टिकी है, वो ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, शायद फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, वो एकदम से फेंकोगे तो आपके पास ही गिर जाएगी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, इस एसिडिक और बेसिक लावा में डिफरेंस। उसके बाद सर आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, हमने लास्ट क्लास में यहीं तक किया था। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट, एक होता है एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब जो जिंदा है, और डोरमेंट मतलब जो सोया हुआ है, एक्सटिंक्ट मतलब जो मर चुका है, खत्म हो चुका है। ओके, एक्टिव वोल्केनो फ्रीक्वेंटली इरप्ट, ठीक है, कभी भी इरप्ट कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल बैरन आइलैंड लिया हमने अंडमान एंड निकोबार में, इंडिया का एक लौता एक्टिव वोल्केनो है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, लास्ट इरप्ट कब हुआ था, 2017 में, ये चीज ध्यान रखेंगे, 2017 में। आपसे प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो द आंसर हियर इज बैरन आइलैंड। उसके बाद आता है सर डोरमेंट वोल्केनो व्हिच इज नोन टू इरप्ट एंड इट शोज साइंस ऑफ इरप्शन इन फ्यूचर। ओके, मतलब ये जाना जाता है कि इरप्शन हुई थी किसी टाइम में, ठीक है, इट शोज साइन ऑफ इरप्शन इन फ्यूचर, ठीक है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में शायद वो इरप्ट हो जाए, बट अभी सोया हुआ है फिलहाल, ठीक है, इट्स लाइक अ कुंभकर्ण काइंड ऑफ। ओके, उसके बाद आता है सर एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब विच वाज नॉट इरप्टेड एट ऑल इन हिस्टोरिक टाइम, ठीक है, मतलब वोल्केनो तो है लेकिन ये मर चुका है, ठीक है, मतलब पिछला अगर इसका इतिहास देखा जाए तो ये इरप्ट नहीं हुआ, बट रिटेन फीचर्स ऑफ वोल्केनो, मतलब कि लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं वो सारे वोल्केनो वाले हैं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो ये सिंपल है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। उसके बाद आता है सर आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, ये अभी हमने इंट्रूसिव पढ़ी, ठीक है, वोल्केनोस टाइप पढ़े, अब पढ़ रहे हैं एक्सट्रूसिव, यानी कि अर्थ क्रस्ट के बाहर, यानी आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट।
अर्थ क्रस्ट के आउटसाइड यानी बाहर। ओके, लावा प्लेन्स और बेसाल्टिक प्लेट्यू। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय बेसिक लावा फ्लोइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बेसिक लावा है तो कहां तक फ्लो करेगा? लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है। एग्जांपल, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, लावा प्लेन्स एंड बेसाल्ट प्लेट्यू जो से बनेंगे। प्लेट्यू की तो आपको पता ही है ना, प्लेट्यू की क्या डेफिनेशन थी? प्लेट्यू विच इज नोन एज टेबल लैंड। टेबल लैंड, तो टेबल लैंड तो उसी की होगी, जाहिर सी बात है। किसकी होगी? जो बेसिक लावा होगा, क्योंकि इसी की एक्सटेंसिव लावा शीट्स बनेगी ना, विच इज फ्लोइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एग्जांपल, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद आता है लावा डोम और शील्ड वोल्केनो। इट इज बिल्ट बाय हाईली फ्लूइड लावा, इट इज लेस विस्कस। ठीक है ना, विस्कस कम होगा यानी थिकनेस इसकी कम होगी, यानी ये भी बेसिक लावा का एग्जांपल होगा। लावा डोम का आपको डायग्राम दिखा देते हैं, जैसा कि देख सकते हो आप। हाँ, ये देख रहे हो कितना एक्सटेंसिव वे में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हाईली फ्लूइड होगा, और ये कौन सा लावा होगा? बेसिक लावा होगा, लावा डोम। ओके, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो लावा डोम। मैंने आपको बताया एक्सटेंसिव लावा शीट क्रेटर हाईली फ्लूइड लावा, ठीक है, यानी इट कैन एक्सपेंड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये सिंपल सी चीज है, ये याद रखना। इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, बेसिक लावा, एसिडिक लावा, इग्नियस इंट्रूजन, एक्सट्रूसिव इंट्रूजन, ठीक है ना। ये 4-5 नाम याद रखना बस। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो इजीली आप डेफिनेशन बना सकते हो पेपर में। ओके, उसके बाद आता है, हाँ ये हो गया लावा डोम हो गया, शील्ड वोल्केनो हो गया, डायग्राम आपको दिखा दिया। उसके बाद है सर एश एंड सिंडर कोन्स। एश आपकी ऐश्वर्या राय वाली एश नहीं है ये। ओके, एश समझते हो? राख, राख, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय लेस फ्लूइड। ओके, वेरी गुड, दैट इज मोर विस्कस। ओके, लेस फ्लूइड लावा एक्सप्लोड मोर वायलेंटली। मोर विस्कस है ना, तो ये एक्सप्लोड कैसे होगा? मोर वायलेंटली, ठीक है, क्योंकि अगर लेस विस्कस होता तो एक्सप्लोड वो क्वाइटली होता, ठीक है। इट इज फाउंड बाय लेस फ्लूइड यानी मोर विस्कस लावा एक्सप्लोड मोर वायलेंटली, जैसा कि आपको दिखाते हैं डायग्राम में। हरिओम, ये देखो एश क्लाउड, मतलब धुआं, एक तरह से धुआं तभी निकलेगा जब आग पूरी तरह से लगी होगी, जाहिर सी बात है। ये है आपका एश क्लाउड। ओके, और ये है आपके वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है। नाम से क्लियर है ना, बॉम्ब होगा तो मोर एसिडिक लावा होगा, मोर विस्कस होगा। ओके, एक्सप्लोड मोर वायलेंटली, ये देखो एश एंड सिंडर कोन्स फाउंड बाय लेस फ्लूइड मोर विस्कस लावा एक्सप्लोड मोर वायलेंटली। उसके बाद है लावा टंग। डायग्राम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बनी हुई है लावा की टंग यानी जीभ। ओके, ये भी एक तरह से लावा टंग है। ओके, जीभ की शेप की है, इस वजह से लावा टंग बोला गया। व्हेन लावा फ्लोज कन्फाइंड इन वैलीज इट फॉर्म लावा टंग। ओके, उसके बाद आते हैं वोल्केनिक डस्ट, क्योंकि वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं। वोल्केनिक डस्ट होती है जैसे ये एश क्लाउड है, जैसे निकल रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है, तो उसकी जो डस्ट होती है, ये एश फॉल हो रही है, इसको वोल्केनिक डस्ट ही बोलेंगे। ओके, मतलब राख के छोटे छोटे टुकड़े, उसको वोल्केनिक डस्ट बोलेंगे। ओके, उसके बाद आता है सर आपका पायरोक्लास्ट। मैंने आपको बताया था पायरोक्लास्ट क्या होता है। फॉर्म्ड व्हेन डस्ट और एश फॉल्स एज ब्लैक स्नो और कोर्सल फ्रेगमेंटल रॉक, ठीक है। अब क्या है, सपोज करो ये वोल्केनो है, ठीक है। अब ये पहाड़ी है, अब पहाड़ी के यहाँ पे पत्थर वत्थर भी होंगे, थोड़े बहुत पत्थर होंगे, मिट्टी होगी, ठीक है। ये पहाड़ सा बना हुआ है, इसके यहाँ पत्थर वत्थर होंगे, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं यहाँ से वोल्केनो निकला, तो यहाँ से ऐश वगैरह गिरी, ठीक है। तो ये सारा काला हो गया, ये मिट्टी पत्थर वगैरह ये सारे काले हो गए, और ये रोल रोल होके नीचे गिरने लगे। तो इनको क्या बोलते हैं सर हम? पायरोक्लास्ट, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन डस्ट और ऐश फॉल्स एज ब्लैक स्नो। ओके, डस्ट और ऐश, ऐश जो निकल रही है किसमें से? वोल्केनो में से। व्हेन दे फॉल एज ब्लैक स्नो, ब्लैक स्नो इसलिए बोले ना, राख होगी वो काली काली सी, ठीक है, उसको ब्लैक स्नो का नाम दिया गया। एंड कोर्सल फ्रेगमेंटल रॉक्स, ठीक है, यानी कि जो टूटी हुई जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो गिरेंगी सारी यहाँ पे, उसको क्या बोला है? पायरोक्लास्ट। आपको डायग्राम दिखा देंगे
थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सर, पायरोक्लास्टिक फ्लो, अ डेंस कलेक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एंड गैसेस फ्रॉम अ वोल्केनिक इरप्शन दैट फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ अ वोल्केनो। यहाँ से ये देख सकते हो आप, रॉक्स के कुछ फ्रेगमेंटल पीसेस, और ये जो ऐश है, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, ऐश है, ठीक है। जब ये फ्लो स्लोप से नीचे गिरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो। ओके, उसके बाद सर आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कंपोजिट वोल्केनो। कान नाक सिर सारा कुछ खोल लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है, हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉमन वोल्केनो आल्सो नोन एज स्ट्रेटो वोल्केनो। ये क्वेश्चन आया था आपका प्रीलिम्स में कि स्ट्रेटो वोल्केनो इज आल्सो नोन एज, द आंसर हियर इज कंपोजिट वोल्केनो, ठीक है। स्ट्रेटो का मतलब क्या है, स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटो का मतलब होता है स्ट्राटा। स्ट्रेटो केम फ्रॉम द वर्ड स्ट्राटा, STRATA। स्ट्रेटा मींस लेयर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेयर मतलब कि लावा लेयर्स में बना हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटोवोल्केनो। अभी आपको दिखाते हैं, डायग्राम दिखाते हैं इसका। स्ट्राटा मतलब लेयर, वाहिगुरु। ओके, highest and most common volcano also known as stratovolcano of all volcano on earth, composite और stratovolcano is the most dangerous। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितने भी वोल्केनोज हैं, मैक्सिमम धरती में जितने वोल्केनो हैं वो सारे कंपोजिट वोल्केनो है, ओके। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, कंपोजिट वोल्केनो कह लो चाहे इसको स्ट्रेटो वोल्केनो कह लो। एग्जाम्पल, माउंट स्ट्रोम्बोली मेक द समिट ग्लो, आल्सो नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में एक माउंट है, माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है, इटली का पार्ट है, ठीक है। वो कहते हैं कि इसकी जो समिट है, यानी जो हाइट है, जो ऊपर से जो ये होता है अपर पोर्शन, ठीक है, वो ग्लो करता है, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। माउंट वेसुवियस, ये भी इटली में, माउंट फ्यूजी ये आपका जापान में है। माउंट चिम्बोराजो ये आपका इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में, इक्वेडोर तो पता ही होगा साउथ अमेरिका में। और उसके बाद है माउंट कराकटोवा, ये आपका इंडोनेशिया में है, जावा सुमात्रा आइलैंड में, ओके। तो ये आपको जितने भी माउंट्स हैं, जितने भी वोल्केनो है, कंपोजिट वोल्केनो, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे डेंजरस वोल्केनो है ये वाला, माउंट वेसुवियस, ठीक है। तो तीन चार के बारे में आपने तीन चार बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था यार 25 मिनट कम से कम इसको दिया करो, क्या कहते हैं अपना, मैप को दिया करो। आपने देने शुरू करे। मेरे को एक बच्ची ने वो दी थी, क्या कहते हैं अपना, असाइनमेंट दी थी मैप की, बिंदु देवी जी ने। हाँ, देवी जी का नाम आ गया, देवी जी ने यस भी कर दिया। तो सभी इनसे प्रेरणा लें और अपना मैप पोर्शन कवर करें, ओके। क्योंकि अगर मैप नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैप क्या है ना, इंटरकनेक्टेड है सारे सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो आपको मैप के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे यार माउंट वेसुवियस कहाँ पे है, स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है, फुजी कहाँ पे है, तो आपको वोल्केनो कहाँ से समझ आएगा, ओके। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको लोकेशन अच्छी तरह पता होनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि किस तरह से आपने सारे टॉपिक्स को, सारे, जैसे सपोज प्लेट्यू का टॉपिक उठा लिया किस दिन, ग्रासलैंड का उठा लिया किस दिन, रिवर्स का उठा लिया, ठीक है, किस दिन माउंटेन्स का उठा लिया, किस दिन कॉन्टिनेंट उठा लिया, आज एशिया करना है, आज ऑस्ट्रेलिया करना है, आज चाइना करना है, नॉर्थ अमेरिका करना है, एक एक सेक्शन डिवाइड कर लो, ठीक है। तो उसके बारे में दो दो पॉइंट्स लिख के शुरू करो कार्रवाई, ओके। कंपोजिट वोल्केनो, इट इज बिल्ट अप बाय मैनी लेयर, तभी इसका नाम स्ट्रेटो वोल्केनो पड़ा, स्ट्रेटा, दैट इज स्ट्रेटा ऑफ हार्डन्ड लावा, टेफ्रा, प्यूमिस एंड ऐश, ठीक है। टेफ्रा एक वोल्केनिक कंपाउंड होता है। प्यूमिस, प्यूमिस पता है, प्यूमिस कोई बच्चा बताएगा प्यूमिस क्या होता है? आप सभी ने रामायण रामायण के बारे में तो सुना होगा, रामायण सुनी होगी। हाँ, प्यूमिस इज अ स्टोन। रामायण सुनी है?
तो वो तो पता होगा आपको, लंका गए थे राम जी तो उन्होंने पत्थर डाले थे पानी के बीच में, ठीक है। वो जो स्टोन था ना वो ये था प्यूमी स्टोन। प्यूमी स्टोन की खासियत क्या है, इसको आप पानी में डालोगे ना तो ये डूबता नहीं है, प्यूमी स्टोन। तो इनके हिसाब से कोई पूछ ले तो यू हैव टू नो। नो, इट्स नॉट अ पोरस स्टोन, इट्स अ प्यूमी स्टोन। हाँ, डेंसिटी लो होगी, दैट्स व्हाई वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। तो इट इज बिल्ट अप बाय मैनी लेयर्स ऑफ हार्डन लावा, टेफ्रा, प्यूमिस एंड एश, ठीक है। मतलब उस पत्थर की जेब बजा दी, क्या लिखा भाई, समझ ही नहीं आया मेरे को। ये बजा दी, क्यों डूबता नहीं। एनीवेज कम टू द टॉपिक। वो कह रहा है कि अनलाइक शील्ड वोल्केनोस, स्ट्रेटोवोल्केनोस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्टीप प्रोफाइल, ठीक है, विद अ समिट क्रेटर एंड पीरियोडिक इंटरवल्स ऑफ एक्सप्लोसिव इरप्शन, यानी कुछ कुछ समय बाद एक्सप्लोसिव इरप्शन होती रहती है। द लावा फ्लोइंग फ्रॉम स्ट्रेटोवोल्केनो टिपिकली कूल्स एंड हार्डन्स बिफोर स्प्रेडिंग फार ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। वो कहता है लावा जो फ्लो होता है इनमें से स्ट्रेटोवोल्केनो में से टिपिकली कूल्स एंड हार्डन बिफोर स्प्रेडिंग फार, ठीक है, पहले ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, दूर फैलने से पहले, ड्यू टू हाई विस्कोसिटी। इसकी विस्कोसिटी क्या है, हाई है, ठीक है। हाई विस्कोसिटी वाला की जो इरप्शन होगी वो जाहिर सी बात है वो कैसी होगी, एक्सप्लोसिव होगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्योंकि हाई विस्कोसिटी वाला कौन सा होता है लावा, कौन सा होता है, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक लावा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सर, कंपोजिट वोल्केनो जिसका दूसरा नाम है स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ हार्डन्ड लावा, टेफ्रा, प्यूमिस एंड ऐश। प्यूमिस आपको बता दिया, लावा आपको बता दिया, ऐश आपको बता दिया, टेफ्रा आपको बता दिया, ठीक है। इसकी स्टीप प्रोफाइल होती है विद समिट क्रेटर एंड पीरियोडिक इंटरवल्स के बाद इसमें एक्सप्लोसिव इरप्शन होती रहती है, क्योंकि इसका जो लावा होता है वो हाई विस्कोसिटी वाला होता है, इस वजह से ये ज्यादा दूर तक फैलता नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है सर आपका नेक्स्ट जो है पायरोक्लास्टिक फ्लो, ये हमने कर लिया था। वो कहता है कुछ वोल्केनो, सम वोल्केनोस फॉर्म ग्रेट इन लार्ज डिप्रेशन विच इज नोन एज कार्लडेरा। मतलब कुछ जो वोल्केनो होते हैं इस तरह से लार्ज डिप्रेशन बनाते हैं, जैसे ये वोल्केनो है, यहाँ एक डिप्रेशन बन जाएगा, गड्ढा काइंड ऑफ कह लो, ठीक है, इसको बोलते हैं कालदेरा, ठीक है। कालदेरा इज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एंड सब्सिडेंस ऑफ मच ऑफ वोल्केनो इनटू द मैग्मा बीनीथ, ठीक है। वाटर कलेक्ट इन क्रेटर और कार्डेरा, अगर इसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, अगर ये जो गड्ढा है इसमें अगर पानी कलेक्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे सर क्रेटर लेक और कार्डेरा लेक, ठीक है। एग्जांपल लेक टोबा इन सुमात्रा, एंड सुमात्रा इज इन वेयर, कहाँ पे, सुमात्रा, जावा सुमात्रा कहाँ पे यार, ये तो पता होना चाहिए, बच्चों बच्चों को पता होता है, गूगल मत करना तुम्हें कसम होगी। हाँ, इंडोनेशिया, रवीना टंडन जी ने आंसर सही दिया, इंडोनेशिया। ओके, तो आपको कार्डेरा लेक भी दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए सर कितना बड़ा वोल्केनो है, और ये क्रेटर लेक कह लो या काल्देरा लेक कह लो, डिप्रेशन है फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, इसमें पानी इकट्ठा हो गया तो ये क्या बन गया, क्रेटर लेक और कार्डेरा लेक। डेफिनेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं। सम वोल्केनो, वो कहता है इट फॉर्म ग्रेट इन लार्ज डिप्रेशन, ठीक है, नोन एज कार्डेरास, एंड कार्डेरा इज अ रिजल्ट ऑफ volcanic eruption and subsidence of much of volcano into the magma beneath, ठीक है, and water collect in crater or caldera forming crater lake or caldera lake, example lake Toba in Sumatra, okay, you have to remember this thing। हर जो भी तरह के आप वोल्केनोस करोगे या अर्थक्वेक करोगे या कुछ भी चीज करोगे, इग्नियस इंट्रूजन करोगे या एक्सट्रूसिव इग्नियस इंट्रूजन करोगे, तो उसके एग्जांपल जरूर पता होना चाहिए, कोई भी माउंटेन का, ठीक है, कोई भी लेक का, ओके।
जैसे कि ये देख सकते हो, क्रेटर पहले ऐसा था, लेकिन इरोजन हुई तो ये क्या बन गया ऐसे, इसकी जो हाइट थी वो कम होगी और यहाँ पे क्या बन गया, लेक बन गया, क्रेटर लेक। ठीक है, अ काल्डेरा वायलेंट इरप्शन वीकन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वोल्केनो and after eruption has ceased, much of the volcano subsidized into the magma reservoir beneath. The depression may later be filled with water to form a lake, which is known as caldera lake or crater lake. Okay, जैसे कि दिखा सकते हो, उसने लिखा हुआ है आउटलाइन ऑफ फॉर्मर वोल्केनो। पहले वोल्केनो ऐसे था, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी इरोजन हुई और यहाँ पे पानी भर गया, तो ये बन गया काल्देरा लेक। ओके, काल्डेरा लेक का वाटर फोल्ट होता है? नहीं, नॉर्मल होता है। वो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वो डिफरेंट होता है जिसमें से आता है। ठीक है, वो हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स होते हैं, गीजर्स। ठीक है, अभी आपको बताएंगे उसके बारे में। हम्म सम वोल्केनिक eruption which was most disastrous, जो बहुत ही तबाही वाली थी। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि माउंट वेसुवियस, मैंने आपको बताया, बे ऑफ नेपल्स इटली, इटली में आपका 7980 में यहाँ पे वोल्केनिक eruption हुई थी। उसके बाद माउंट कराकटाओ, स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड इन सुंदा स्ट्रेट बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। ठीक है, जावा सुमात्रा कहाँ है आपके, इंडोनेशिया में। ठीक है, माउंट पेले वेस्ट इंडीज में 1902 में आया था, वोल्केनिक eruption हुई थी। मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक ऑफ मॉडर्न टाइम, यानी कि जो अभी का आधुनिक काल चल रहा है उसका मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक एग्जांपल। ठीक है, सबसे ज्यादा तबाही वाला। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं सर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस इन द वर्ल्ड। अभी तक हमने पढ़ लिया वोल्केनो क्या होते हैं, वोल्केनो की जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं वो किस तरह की होती है, इंट्रूसिव कौन सी होती है, एक्सट्रूसिव कौन सी होती है, इसमें से जो लावा निकलता है वो दो तरह का होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वोल्केनो की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। वो कहते हैं कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको वोल्केनो, वोल्केनो सर मिलेगा आपको जहाँ पे रीजन, जो कि जो क्षेत्र है जहाँ पे वो इंटेंसली फोल्डेड होगा या फाल्टेड होगा। इंटेंसली फोल्डेड मतलब जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होगा, जैसे आपके ऊपर प्रेशर है ना काम का बहुत ज्यादा, आप बेचारे इतना पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ पढ़ के आंखें सुजा रखी हैं, ठीक है ना, हर टीचर का प्रेशर है, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, मैथ्स का। ठीक है, तो आप इस तरह से बेंड हो चुकी है आपकी कमर। ठीक है, तो जहां बहुत ज्यादा फोल्डेड हो गए, वहां फॉल्ट हो गए, वहां पे ज्वालामुखी फूटेगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब सारा दिन पढ़ रहे हो, कुत्तों की तरह पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर रखा है, घर से बाहर गए तो आपके कुदरती पड़ोसी मिल गए, अंकल आपके, अरे बेटा पढ़ लिया करो। और आप अब सारा दिन के पढ़ रहे हो, मतलब पिछले 12-15 घंटे से आप पढ़ ही रहे हो, इवन कि आप उठे भी नहीं। ठीक है, और उसके बाद बाहर गए और आपके पड़ोसी ने गलती से कह दिया बेटा पढ़ वढ़ लिया करो, बाहर घूमते हो। भाई दो तरह के लावा निकलेंगे, या तो एसिडिक या बेसिक। ठीक है ना। तो ये डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कौन सा लावा निकालेगा। वो एसिडिक निकालेगा तो थोड़ा सा मोर एक्सप्लोड होगा, ठीक है, और बेचारे अंकल के थप्पड़ उप्पड़ पड़ जाएगा। और अंकल ठीक है, कोई नहीं होता अंकल, ऐसा है अंकल, अपने काम से काम रखो। गलती से आईएएस आईपीएस बन गए ना तो सबसे पहले छापा आपके घर में ही डलवाएंगे, बता दिए हैं। ठीक है ना, अंकल नहीं भाई, उसके बाद तुम्हारे को कुछ बोलेगा अगर तुमने ये वाली धमकी दे दी तो। ठीक है। तो ये बात थी, जैसे आपको मैंने बताया, जब कहाँ वोल्केनो होगा जहाँ पे जो रीजन आपका इंटेंसली फोल्डेड होगा और फाल्टेड होगा। ठीक है, और मिलेगा आपको कोस्टल माउंटेन रेंजेस में, यानी कोस्ट पे। जैसे सपोज इंडिया की कोस्ट है, ये मैंने आपको बताई थी, वेस्ट को। शांति वाला लावा सामने वाले को थोड़ी ना शो करना, इतना कड़ा पड़ाकू है। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा जी, शांति वाला लावा शो करना। शांति वाला लावा कौन सा है, बेसिक लावा, एसिडिक लावा? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी, ज्योति का फास्ट। एसिड लावा, बेसिक लावा?
अरे उसको बताने देते ना यार, उसने नहीं बोला, उसको तो बताने देते हैं। अब तो बता ही देगी वो, बेसिक लावा है। उससे पूछना था मैंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये समझ में आया, ये वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट कोस्टल माउंटेन रेंजेस पे, जिसको ऑफशोर आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। इन द मिडेस्ट ऑफ ओशियंस, ओशियंस के बीच में पाया जाता है। ओके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इन द मिडेस्ट ऑफ ओशियन और फ्यू इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कॉन्टिनेंट्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट कंसंट्रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे वोल्केनो पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं सर सरकम पैसिफिक रीजन में। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, विच इज आल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। दुनिया के 2/3, 2/3 ऑफ वर्ल्ड वोल्केनो यहाँ पे है सरकम पैसिफिक रीजन में। 100 एक्टिव वोल्केनो है सर आपके फिलीपींस में, और मोर देन 70 एक्टिव वोल्केनो है सर आपके इंडोनेशिया में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सबसे ज्यादा फिलीपींस में है। मेरा दोस्त है डॉक्टर है, वो इधर ही है फिलीपींस में भी, फिलीपींस में। ओके, और मोर देन 70 एक्टिव वोल्केनो आपके कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। Atlantic coast comparatively few active volcano but many dormant and extinct volcano। अटलांटिक कोस्ट है, वहां पे कम एक्टिव वोल्केनो, लेकिन वहां पे ज्यादा है डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डोरमेंट समझ में है ना, सोए हुए, और एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुके हैं। मेडिटेरेनियन रीजन एसोसिएटेड अल्पाइन फोल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नोट करने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हिमालय में कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। ये चीज बच्चों ध्यान रखना, देयर इज नो एक्टिव वोल्केनो एट ऑल इन हिमालय। अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, वहां पे माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है, और माउंट कैमरून इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द अफ्रीका। और इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है, जल्दी जल्दी, इंडिया में एक्टिव वोल्केनो है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। चीटिंग मारी तो पाप चढ़ेगा, कौन सा है, कितने हैं? बैरन आइलैंड, वेरी गुड रवीना जी, वेरी गुड सोफिया। बैरन आइलैंड है, ठीक है, कहाँ पे है, कौन से आइलैंड में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में कि अंडमान निकोबार में है? अंडमान निकोबार में, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से याद रखना है। अफ्रीका में भी सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, माउंट कैमरून। ओके, तो ये चीज ध्यान रखोगे तो लगेगा कि हाँ यार बंदे को नॉलेज है। ओके, याद करने का मैंने तरीका आपको बताया था, वो पहले शहद और पानी वाला एग्जांपल, ठीक है ना, उससे आपका बेसिक लावा एसिडिक लावा वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं सर आपके गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, विच इज द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जापान एंड हवाई, ठीक है। कल रात को ना मैं वो देख रहा था यार, देयर इज अ नेशनल पार्क इन यूएसए नेम्ड एज येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लेना। कभी टाइम पास करना हो तो इस तरह की वीडियोस देख लिया करो, ठीक है। देखना यार, बहुत जबरदस्त है। दुनिया यूएस का पहला नेशनल पार्क, इवन की वर्ल्ड का भी पहला नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ओके, देखना, काफी जबरदस्त वीडियो बनाई हुई थी नेशनल पार्क वालों ने, ठीक है। उसमें दिखाया हुआ है गीजर्स वगैरह दिखाए हुए हैं, कैसे मतलब कि अ, अभी आपको बताएंगे गीजर के बारे में, गीजर क्या होता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन, ये देखो ये लिखा हुआ है, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, ठीक है। गीजर क्या होता है, गीजर आपके घर में गीजर लगा हुआ है? अरे नेशनल ज्योग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफिक यार, गीजर लगा हुआ आपके घर में कि रोड लगाते हो? गीजर, गीजर होगा ना, हाँ गीजर होगा, ठीक है। गीजर ऑन करते हो तो क्या आता है सर उसमें से? गर्म पानी आता है, गर्म पानी आता है, बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है, गीजर है तो गर्म पानी आएगा, जाहिर सी बात है सर, कैसे बेवकूफों वाले सवाल पूछ रहे हो आप, ठीक है। गीजर में से गर्म पानी आता है और साथ में स्टीम भी आती है, गर्म पानी में से धुआं भी आता है, हल्का सा धुआं भी आता है, हल्का सा धुआं भी आता है, ठीक है। तो गीजर क्या होता है सर, गीजर क्या है सर? फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर एंड सुपर हीटेड स्टीम, बात खत्म सर, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये तो आपने सर घर वाला गीजर बता दिया। गीजर इज अ फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर एंड सुपर हीटेड स्टीम स्पाउट अप फ्रॉम द अर्थ बीनीथ, यानी धरती के नीचे में से निकल रहे हैं क्या, गर्म पानी और सुपर हीटेड स्टीम, यानी वो भाप निकल रही है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। वो रीजन कैसा होगा, वो रीजन वोल्केनिक होगा या थर्मल होगा? वोल्केनिक मतलब एसोसिएटेड विद वोल्केनो, ठीक है। थर्मल
थर्मल बोले तो रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके, हाँ, लाइक रिजर्वायर या थर्म वर्ड मीन्स टेम्परेचर। ओके, मतलब जहाँ गर्मी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। ओके, जेट ऑफ वाटर एमिटेड विद एन एक्सप्लोजन, मतलब कि पानी जो उसमें से निकलेगा ना वो एकदम से एक्सप्लोड होके निकलेगा। ठीक है, वर्ल्ड के जो गीजर हैं वो 3 मेजर एरियाज में, आपके आइसलैंड में, न्यूजीलैंड में और येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में, जहां पर हर 50 से 60 मिनट में, टू बी वेरी प्रिसाइज 63 मिनट में गीजर एक्सप्लोड होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, जो गीजर जो पानी निकलेगा ना वो एकदम एक्सप्लोजन से निकलेगा। ओके, तो very simple definition: fountain of hot water and superheated steam spouted from the earth's beneath, and that region is volcanic or thermal. Jet of water emitted with an explosion. Okay, और जो वर्ल्ड के गीजर है 3 मेजर एरियाज में, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, जहाँ पे हर 63 मिनट में जो गीजर है वो एक्सप्लोड होता है। ओके, जैसे कि देख सकते हो ये गीजर सुपर हीटेड वाटर यहाँ से निकला और यहाँ बाहर निकल गया। ये आपको और डायग्राम भी दिखा देते हैं प्रॉपर। ये देखिए सर, इस तरह से बना होता है, एक तरह से रिजर्वायर काइंड का। ओके, इसमें पानी होता है, गर्म पानी होता है, और इसमें जो स्टीम निकल रही होती है सुपर हीट स्टीम, यानी धुआं सा। ठीक है ना, जैसे आपके घर के वाले गीजर में से निकलता है। तो ये समझ में आया, गीजर वाला समझ में आया। बट ये चीज ध्यान रखनी है, ये एक्सप्लोजन के साथ निकलेगा, एक्सप्लोजन के साथ। ठीक है, एकदम से एक्सप्लोड होगा। उसके बाद आता है सर हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स, और जिसको थर्मल स्प्रिंग्स भी कहते हैं। हॉट का मतलब ही, थर्म वर्ड का मतलब होता है हॉट। ओके, हॉट स्प्रिंग और थर्मल स्प्रिंग्स फाउंड एट एनी पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब कि धरती की किसी भी जगह पे पाया जा सकता है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था, गीजर में क्या पढ़ा था, कहाँ पे पाया जाएगा? वोल्केनिक रीजन और थर्मल रीजन में पाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। यस सर, वर्ड डिस्कवरी ध्यान रखें। वाह जी वाह। तो ये सिर्फ वोल्केनिक और थर्मल जोन में पाया जाएगा, लेकिन जो हॉट स्प्रिंग है ये किसी भी जगह पाया जा सकता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। फाउंड एट एनी पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वाटर सिंक्स डीप इनफ बीनीथ द सरफेस टू बी हीटेड बाय इंटीरियर फोर्सेस, मतलब जैसे ऊपर बरसात हुई, बरसात से पानी नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया। ठीक है, वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा नीचे चला गया कि वो नीचे जो इंटीरियर फोर्सेज हैं, जो धरती की इंटीरियर फोर्सेज हैं, उसकी वजह से वो पानी जो है वो गर्म हो गया। ठीक है, एंड वाटर राइजेस टू सरफेस विदाउट एन एक्सप्लोजन। मैंने गीजर का क्या बताया था, एकदम से एक्सप्लोड होकर निकलेगा, लेकिन जो हॉट स्प्रिंग्स है इसका एकदम से एक्सप्लोड नहीं होगा। वाटर राइजेस टू द सरफेस विदाउट एन एक्सप्लोजन एंड इट कंटेन डिसॉल्व्ड मिनरल्स व्हिच हैज मेडिकल वैल्यू। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, व्हिच हैज मेडिकल वैल्यू। ठीक है, आपने यार उसमें भी सुना होगा यार, हिंदू रिलीजन में कौन से यार माता जी हैं, वहां पे ना जोत जलती रहती है, जस्ट बिकॉज कि वहां हॉट स्प्रिंग्स निकल रहे हैं काफी सारे। चिंतपूर्णी देवी या ऐसा कुछ है यार, मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ज्वाला जी, ज्वाला जी, ज्वाला जी, सही है, सही है, ज्वाला जी में। ठीक है, वहां इस तरह के हॉट स्प्रिंग्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हॉट स्प्रिंग और थर्मल स्प्रिंग कहाँ पे मिलेंगे? फाउंड एट एनी पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, आइसलैंड में सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे हॉट स्प्रिंग कहाँ पे पाई जाएंगे? एट एनी पार्ट ऑफ अर्थ, लेकिन ये कहाँ पे? जो कि वोल्केनिक रीजन होगा और जो थर्मल रीजन होगा, ये अमिट होंगे यानी बाहर निकलेंगे विद एन एक्सप्लोजन, और वो बिना एक्सप्लोजन के निकलेंगे। ठीक है ना, ये 2-4 डिफरेंस है, ये जरूर याद रखने हैं आपने। उसके बाद आता है सर आपका अर्थक्वेक। यहां तक समझ में आया? अभी वोल्केनो तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे, लिखोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है ना, तो कायदे से एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, हॉट सॉरी हाँ, हॉट स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, गीजर में क्या डिफरेंस है, बेसिक लावा में क्या डिफरेंस है,
एसिडिक लावा में क्या डिफरेंस है, इंट्रूजन क्या होती है, एक्सट्रूजन क्या होती है, ओके, इग्नियस लैंडफॉर्म, एसिडिक लावा, बेसिक लावा, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो क्यों कहते हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये बेसिक से चीजें हैं, ठीक है। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर करें। सर्दियों में ना ज्यादा पानी पीना चाहिए, बच्चे पानी नहीं पीते सर्दियों में, तो सर्दियों में ज्यादा पानी पीना चाहिए, बच्चे स्किप कर जाते हैं, और स्टूडेंट को तो ज्यादा पीना चाहिए। वो कह रहा वाई, अरे भैया बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना आपकी, अगर पानी नहीं पियोगे तो अंदर पानी की कमी रह जाएगी। अवर बॉडी इज मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर एंड अर्थ इज आल्सो मेड ऑफ 70% ऑफ वाटर, तो बाहर 70 है तो अंदर भी तो 70 होना चाहिए मेरे भैया। कह रहा अरे सर जी हम तो फ्रिज का पीते हैं, अरे नहीं देवी जी फ्रिज का मत पियो, उम्र कम हो जाएगी आपकी, गर्म पानी पिया करो, नॉर्मल पानी पिया करो थोड़े से, ठीक है ना। आज कौन सी तारीख होगी, 9 तारीख होगी ना। हाँ गर्म पानी पियो, गर्म पानी पीने का एक फायदा बताता हूँ। गर्म पानी पीने से ना एक तो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, दूसरा एक रंग में निखार आता है। लड़कियों को बता रहा हूँ मैं स्पेशली, उनको रहता है ना गोरे रंग का, भाई एकदम, मैं कह रहा हूँ 5वें छठे दिन देख लेना अपना चेहरा, वो आती है ना वो डव की एड, एक साइड मैंने 10 दिन धोई नहीं, एक साइड मैंने डव से धोई, हफ्ते बाद ये वाली साइड ज्यादा सिल्की है, ये वाली साइड खुरदरी है। लड़कियां कर रही होती हैं इस तरह के ना घर में बैठ के, ये देख मैंने एक साइड डब लगाया, एक साइड कुछ नहीं लगाया, एक साइड मेरी ज्यादा सॉफ्ट है। हम्म, लड़के पी सकते हैं, कोई मना थोड़ी है यार, पियो, निखार जरूरी है भाई, स्किन सही रहती है यार बेसिकली, ठीक है ना। हाँ तारीख की बात कर रहा हूँ, 9 तारीख हो गया भाई, अभी तक एक एक कपड़ा भी नहीं खरीदा, एक कपड़ा भी, ठीक है, सिंगल कपड़ा नहीं खरीदा। और जो हमारी धर्म पत्नी है, भाई साहब, लहंगा, सूट, शरारा, वो तो छोड़ दो, ये शगुन की ड्रेस, ये लड़के वाले आएंगे तब की ड्रेस, ये जब हम वहां जाएंगे पहली बार तब की ड्रेस, जब डोली जाएगी तब की ड्रेस, ये फेरों की ड्रेस, ये शादी की ड्रेस। अरे बहन तूने तो पूरा मतलब रुक मैं लिख लूं कहीं यूपीएससी में ना आ जाए। पूरी देवी जी ने पूरे एकदम, और पूरे एकदम, ये पंजाबी जूती मैंने लहंगे के साथ पहननी है, ये सैंडल मैंने शरारे के साथ पहनने हैं, अच्छा ये लॉन्ग बूट है, ये मैं तब पहनूंगी जब वो उनको पहली बार मिलेंगे, हम लोग रिसीव करने जाएंगे हम, मतलब पूरी लिस्ट यहाँ भाई साहब, बाई गॉड बता रहा हूँ मैं, सीरियसली एक कपड़ा भी नहीं खरीदा, एक कपड़ा भी। अब देख लो यार, तो सोच समझ के भाई स्टेप लेना ना, मेरी आपको मैं परेशान ऐसे परेशान करती हूँ बस यार, अब क्या बताऊँ, अब समझदार को इशारा काफी है ना, अब मैं ऐसे बोलूंगा नहीं ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। कल को तो यही रिकॉर्डिंग चला दो, तुम्हारा क्या भरोसा। सर यही बेनिफिट होता है शादी का, अच्छा वेरी मैम सुन रहे हैं पीछे खड़े हैं, नीचे नीचे नीचे। तो कहने का मतलब है भाई, और उसके बाद भी ये हो रहा है, हाय मेरे पास ना कोई ढंग का सूट नहीं है, मेरे पास ढंग के कोई कपड़े नहीं है, मतलब क्या भाई, मतलब क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम, क्या मतलब सारी बारात तुम्हें कह दे भाई देवी जी तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा है। इस तरह बोल दे तब तुम मानोगी हाँ मैं ही हूँ। मेरे अब मैम को मॉल ले जाओ, अरे भाई पता नहीं कितने मॉल ले गए हम। हाँ चलो आ जाओ यार, इधर आ जाओ, अर्थक्वेक की बात हो रही थी तो देवी जी की याद आ गई, शेकिंग ऑफ अर्थ। तो आ जाओ, अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चा,
अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं सर। मेजर अर्थक्वेक जो जनरली अर्थक्वेक होते हैं, बड़े बड़े जो भूकंप होते हैं, ओके, दे यूजुअली कॉज्ड बाय द मूवमेंट अलोंग फॉल्ट्स, ठीक है। फॉल्ट मतलब कि जहां पे क्या होता है सर, जोन ऑफ वीकनेस, जोन ऑफ वीकनेस, ओके। Remember this thing. Major earthquake usually caused by movement along faults. Earthquake may cause restricted damage in regions of occurrence, but their after effects are catastrophic. वो कहते हैं कि अर्थक्वेक आपको सभी को पता होगा कि जहां पर आता है वहां पे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके जो आसपास वाले एरियाज होते हैं ना, मतलब जहां पे आते हैं इन द सेंस कि जहां से शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है जहां पे, वहां पे इतनी कैटास्ट्रोफिक नहीं होती। जो इसके आसपास होते हैं, यानी कि इसके साइड में होते हैं, वहां पे ज्यादा दिक्कत होती है। अर्थक्वेक मे कॉज restricted डैमेज इन रीजंस ऑफ occurrence, बट देयर आफ्टर इफेक्ट्स आर कैटास्ट्रोफिक। दे प्रोड्यूस गिगेंटिक, गिगेंटिक मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, जायंट बोलते हैं ना, गिगेंटिक टाइडल वेव्स नोन एज सुनामीज, ठीक है। पानी में लहरें उठती हैं, सुनामी आती है, ठीक है, जापान में बोलते हैं सुनामी। और लैंडस्लाइड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स तो पता ही होगा आप सभी को, जनरली हिली एरियाज में होते हैं लैंडस्लाइड्स, ओके। इवन कि आपने देखा भी होगा शायद, आप कभी शिमला के रास्ते में जाओगे ना, जैसे मैं अभी गया था, वहां पे लिखा होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकता है, तो प्लीज बी सेफ, ओके। Hills are so shaken that landslides are widespread, ठीक है। Only the highly sensitive seismograph can record the movements of earthquakes. जो सबसे हाईली सेंसिटिव होगा ना सिस्मोग्राफ, ठीक है, वहीं पे वहीं सॉरी रिकॉर्ड कर सकता है अर्थक्वेक वेव्स की मूवमेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है सर आपका अर्थक्वेक की डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थक्वेक ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? सरकम पैसिफिक एरियाज में, रीजन ऑफ ग्रेट सिज्मिसिटी, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर कहाँ पे आता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 70% आपके अर्थक्वेक आते हैं सरकम पैसिफिक एरियाज में, सरकम पैसिफिक एरियाज में, और बाकी के 20% है ये आपके आते हैं सर मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट में, इंक्लूडिंग एशिया माइनर, नॉर्थ हिमालय एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना। आपको डायग्राम में दिखा देते हैं। ये रही आपके सरगम पैसिफिक एरिया, ये पैसिफिक ओशियन है, ये आपका है सर नॉर्थ अमेरिका, ओके, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ओके। यहाँ बताया था ना, यहाँ ये रहा इक्वेडोर, यहाँ है कौन सा? माउंट सिम्ब्रोजो, बताया था ना। ये है सारा रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, ओके। ये फिलीपींस में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो बताए थे ना, सबसे ज्यादा फिलीपींस में, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये है सर आपका, ये रिजावा सुमात्रा वाला एरिया, इंडोनेशिया, मोर देन 70 यहाँ पे है वोल्केनोस, ठीक है। तो यही इसी एरिया में, सरकम पैसिफिक एरिया में ही सबसे ज्यादा क्या है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ओके। तो ध्यान रखेंगे ये, आपने डायग्राम बनाना है अपनी मैप वाली नोटबुक में। उसके बाद दूसरा एरिया है सर, ये तो होगी सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो सी मैंने आपको बताई। देखो यहाँ अच्छी तरह दिखाया हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये एशिया है, ये जापान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, इधर ऑस्ट्रेलिया से तो काफी इधर है ये सारे, इंडोनेशिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह, ओके। ये है सर आपकी अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, जहाँ पे आपके अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, ठीक है। इंडिया का यानी अपर रीजन, ओके, यानी चाइना, तिब्बत और इंडिया के बीच का रीजन, ओके। इंडिया का पूरा नहीं आ रहा, तो जम्मू कश्मीर, ये थोड़ा सा हिमालयन रीजन है ना, ये थोड़े से ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के, हिमालयन बेल्ट पूरी, ओके। इसको अल्पाइन हिमालयन बेल्ट बोलते हैं। ये समझ में आया? ये दोनों डिफरेंस समझ में आए? सरकम पैसिफिक एरिया में 70% है अर्थक्वेक, और 20% है आपके मेडिटेरेनियन हिमालयन बेल्ट में, ओके। तो अब बारी आती है सर आपके होमवर्क की। होमवर्क नोट कीजिए आप, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। होमवर्क आपका ये है, इनके आपने डिफरेंस बताने हैं। डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी इनकी शेप वगैरह, एंड ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म एसोसिएटेड विद वल्केनिसिटी। कौन कौन से सिल्स और डाइक्स में डिफरेंस बताना है आपने? सिंडर कोन्स
और लावा डोम्स में डिफरेंस बताना है आपने, गीजर और हॉट स्प्रिंग में डिफरेंस बताना है, क्रेटर और काल्देरा में डिफरेंस बताना है, लैकोलिथ और लोपोलिथ में डिफरेंस बताना है। ओके, और एक और मैं ऐड ऑन कर देता हूं इसमें, छठा ऐड ऑन कर लो इसमें, एसिडिक और बेसिक लावा में डिफरेंस बताना है। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी। ठीक है, एक दो पेज के अंदर फटाफट बना के मेरे को आपने व्हाट्सएप करनी है, एसिडिक लावा और बेसिक लावा के बीच में डिफरेंस। ओके, प्लीज मेक श्योर कि ये डिफरेंस की जो वो है पीपीटी है, आप मेरे को व्हाट्सएप करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, तो ये वाली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर हम लोग दूसरी शुरू करें, मतलब जो बीच में आप लोग लेते हो स्क्रीनशॉट वगैरह वो ले लिए हैं। ले लिए, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ये होमवर्क जरूर करना है सर आपने, और आई विश कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के होमवर्क हो जाएगा, और मेरे को व्हाट्सएप कर देना आज की डेट में। ओके, कोई ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, ये मुश्किल से आधे एक घंटे का काम है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरी चैप्टर करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, ये है सर आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि है सर वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। वेदरिंग क्या होती है, मास मूवमेंट क्या होती है, और ग्राउंड वाटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ क्रस्ट आपको पता ही है, अर्थ क्रस्ट क्या होती है, अर्थ क्रस्ट मैंने आपको बताया था, अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। वो कहता है कि इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस, इसमें काफी चेंज आते रहते हैं। ये तो आपको भी पता है, आज धरती पहले करोड़ों साल पहले कैसी थी, आज कैसी है। आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर की। ओके, तो ये जरूर पढ़ लेना इसके बारे में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस होते कैसे हैं, जियोलॉजिकल मतलब कि धरती में चेंज कैसे हो रहा है। जियोलॉजिकल बोले तो जियो मीन्स अर्थ। ओके, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब क्या होता है, जियो, जियो मीन्स अर्थ। अर्थ की शेप कैसी है, कोई बताएगा? जियो मीन्स अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है? ओवल नहीं, सुमनप्रीत ने सही आंसर दिया, जियोइड। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, इवन की कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। जियोइड मीन्स, जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जियो मीन्स अर्थ। ठीक है, एन अर्थ लाइक शेप मतलब बस उसकी अपने आप में ही एक शेप है। ठीक है, ना ही पहले बोलते थे राउंड है, ठीक है, इट्स लाइक बॉल, स्फेरिकल बॉल। ठीक है, बट लास्ट में डिसाइड हुआ इट्स नॉट प्रॉपरली स्फेरिकल, एक्चुअली ये क्या है, ऊपर से फ्लैट है और साइड से गोल है। ठीक है, तो इसका इसको नाम दिया गया जियोइड, यानी अर्थ लाइक शेप, मतलब अर्थ की अपने आप में ही एक अलग से स्पेशल अपनी एक शेप है। ओके, जियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, यानी कि जो धरती के चेंजेस होते हैं, यानी धरती में जो चेंज आ रहा है, ओके, इट इज कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है ना, आप हो सर, ठीक है, अब आप सपोज करो जिम जाते हो, आप जिम से अपने आप को बॉडी बॉडी बना लिया आपने, वो कौन सी फोर्स होगी आपकी? एक्सटर्नल फोर्स होगी ना, एक्सटर्नल फोर्स होगी। एक आपका इंटरनल मैकेनिज्म है, यानी कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो लंग्स हैं, किडनीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये प्रॉपर कैसे वर्क कर रहे हैं? इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आउटर इन्वायरमेंट को। ठीक है, वो सारा, यानी इंटरनल और आउटर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे।
समझ रहे हो सर? आपको गुस्सा आएगा तो आपकी खून की कमी होगी, ठीक है, आपका खून फूकेगा, ठीक है ना, इससे आपका चेहरा और खराब होगा, मतलब कि आपका रंग पीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अर्थ में भी दोनों फोर्सेस डिपेंड करते हैं। अगर जियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, यानी अगर अर्थ में चेंज हो रहा है, इट इज कोज्ड बाय बोथ इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। नाउ द क्वेश्चन इज, इंटरनल फोर्सेस क्या कैसे चेंज करती है? मतलब सबसे पहले आता है जैसे ओरोजेनेसिस। ओरो का मतलब, ओरो वर्ड का मतलब पता है क्या? माउंटेन, ठीक है। ओरोजेनेसिस मींस बिल्डिंग अप न्यू माउंटेन। अगर सपोज करो माउंटेन बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है, इससे अर्थ की शेप में जियोलॉजिकल चेंज आ गया। जाहिर सी बात है ना, पहले अर्थ ऐसे फ्लैट थी, ठीक है, अब इस तरह से फोल्ड हुआ तो अर्थ की शेप ऐसे होगी, यानी माउंटेन बन गया, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस, ओरोजेनेसिस, जिस यानी कि बिल्डअप ऑफ न्यू माउंटेन, एंड विद द बिल्डअप ऑफ न्यू माउंटेन इट लेड टू जियोलॉजिकल चेंजेस, यानी अर्थ की शेप में बदलाव आया, ठीक है। हम ये पढ़ना समझ रहे हैं कि अर्थ की शेप में बदलाव कैसे आता है। तो जिसमें से पहला है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। इंटरनल फोर्सेस में हमने पहले पढ़ा ओरोजेनेसिस, यानी माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा आता है फोल्डिंग और फॉल्टिंग। फोल्डिंग से भी और फॉल्टिंग से भी फर्क आएगा। फोल्डिंग से फॉल्टिंग से क्या होगा? या तो अपलिफ्ट होगा या फिर डिप्रेशन हो जाएगा। अगर फाल्ट हो गया, अगर अपार्ट हो गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डिप्रेशन बन जाएगा, रिजर्वॉयर काइंड ऑफ बन जाएगा। यहाँ तो अपलिफ्ट हो जाएगा या डिप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया। इससे भी जियोलॉजिकल चेंज हुआ, यानी धरती की जो एक शेप थी उसमें बदलाव आया, जियोलॉजिकल चेंज आया, बट ऑब्वियस आया। उसके बाद है सर वोल्केनिक डिस्टर्बेंसेस। वोल्केनो से भी लैंडस्केप मॉडिफाई हो जाएंगे ना, लैंडफॉर्म्स बन जाएगी, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, ठीक है ना, यानी धरती में बदलाव आएगा, ठीक है। ये है कुछ इंटरनल फोर्सेस जिनकी वजह से बदलाव आया धरती में, यानी जियोलॉजिकल चेंज हुआ। उसके बाद आती है सर आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि बाहर से ऐसी कौन सी फोर्स है कि जिस वजह से जियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, यानी धरती में बदलाव आ रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या करेंगी? इट वेयरिंग अवे द अर्थ। वेयरिंग वेयरिंग अवे का मतलब क्या होता है? वेयरिंग अवे का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो मैंने ये हुड पहना हुआ है, ठीक है, मैं इसको उतार दूंगा, दैट इज आई एम वेयरिंग अवे दिस हुड, ओके। यानी कि अर्थ की जो लेयर है उसको वेयर अवे कौन कर रहा है? इट कॉज, अगर सपोज करो ये उतार देंगे तो उसकी, उसे क्या होगा? इट कॉजिंग लोअरिंग एंड लेवलिंग आउट सरफेस, ओके। यानी कि एक तो जो उसका सरफेस है, जो समतल भूमि है, उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डीन्यूडेशन, डेनुडेशन। मैंने हमने शायद पहले भी पढ़ा था ये वर्ड, डेनुडेशन, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन 4 फेजेस। ये 4 फेजेस में होता है, जिसको बोलते हैं वेट डी, दैट इज WETD, यानी कि वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? जो कि हमारा चैप्टर का नाम है वेदरिंग, ठीक है, हमने ये पढ़ना है, ठीक है। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस, यानी कि मौसम के अनुसार, ठीक है, और वेदर फोर्सेस के अनुसार जो डिसइंटीग्रेशन होती है। जैसे सपोज करो बारिश आई, बारिश आई, चट्टान के ऊपर बारिश पड़ रही है, तो वो एक टाइम आएगा ना, कुछ समय बाद वो चट्टान टूट जाएगी, छोटे छोटे उसके पीसेस हो जाएंगे, ठीक है ना, रॉक्स के कुछ पीसेस हो जाएंगे, तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस। उसके बाद आता है इरोजन, दैट इज एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस। सपोज करो पानी चल रहा है, तो धीरे धीरे जो मिट्टी है उसकी बही जा रही है पानी के साथ, या हवा चल रही है बहुत तेज, आंधी तूफान चलता है तो कितनी सारी मिट्टी उड़ती है, ठीक है ना। तो इरोजन क्या होती है? एक्टिव वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस बाय मूविंग एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स, ओके। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिस, डेब्री मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो कण है मिट्टी के, ठीक है, टू अ न्यू पोजीशन। आपने देखा होगा आंधी तूफान चलता है, एकदम से मिट्टी विट्टी उठा के एक जगह जाके इकट्ठे, कई बार देखा होगा ना अपने घर में भी, बहुत तूफान आता है तो घर में भी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। अगर दरवाजे ना बंद करो तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है सारा घर, ठीक है। तो यानी कि वो जो इरोडेड डेब्रिस है, मतलब जो मिट्टी, रॉक्स की, चट्टानों की जो उतार रखी है, या किसी और प्लेस की उतार रखी है, तो वो ट्रांसपोर्ट होके वो कहाँ चली जाएगी? न्यू पोजीशन में चली जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट आता है डिपोजिशन, दैट इज डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर इट मे अक्यूमुलेट टू फॉर्म न्यू रॉक्स। यानी धीरे धीरे सपोज करो मिट्टी, आज तूफान है, आज यहाँ की इतनी सी मिट्टी इकट्ठी होगी, ठीक है,
उसके बाद दोबारा तूफान आया थोड़े दिन बाद या महीनों बाद, तो यहाँ थोड़ी सी और मिट्टी इकट्ठी होगी, ठीक है, कुछ साल बाद, ठीक है, फिर थोड़ी सी और मिट्टी इकट्ठी होगी, तो कई सालों बाद यहाँ पे इस तरह से एक क्या बन गई, नई रॉक बन गई। यानी कि डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर इट में एक्यूमुलेट, यानी इकट्ठा होना, टू फॉर्म न्यू रॉक्स, ठीक है, एक नई चट्टान बन गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर प्रोसेस ऑफ डेनुडेशन, व्हिच इज कैरिड आउट इन 4 phases, दैट इज वेट डी, weathering, erosion, transportation and deposition. This is the process. You have to remember this. First weathering होगी, disintegration of rocks होगी, then erosion होगी, ठीक है ना, that is active wearing of earth surface, then transportation, eroded debris from one place to another, ठीक है, वहां से ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और डिपोजिशन एक जगह पे इकट्ठा करना, ओके। तो ये प्रोसेस है, ये आपको याद होने चाहिए, वेट डी, दिस इज अ प्रोसेस केम अंडर डेनुडेशन, ओके, वेयरिंग अवे द अर्थ सरफेस कॉजिंग लोअरिंग और लेवलिंग आउट सरफेस। मतलब कि एक्सटर्नल फोर्सेस का काम क्या है, यहाँ तो लोअर करेगी उस सरफेस को, ठीक है ना, जहां मिट्टी पहले इकट्ठी हुई है या तो लोअर करेगी या उसकी लेवलिंग करेगी। ये समझ में आया, इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस। और जो हमारा चैप्टर है वो किसके ऊपर है सर, हमारा चैप्टर है सर वेदरिंग के ऊपर, वेदरिंग। ये समझ में ना आया हो, इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस के बारे में हमने इसलिए संक्षेप में नहीं किया ना, बुक में भी इतना लिखा हुआ है, और दूसरी चीज है कि जो हमारा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर है, वेदरिंग के ऊपर, दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का ही एक पार्ट है वेदरिंग। तो वेदरिंग हमारा टॉपिक है, वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ना है। तो आइए सर, वेदरिंग दो तरह की होती है सर, केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग, ओके। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। डिपोजिशन रिपीट सर, डिपोजिशन देवी जी, मैंने आपको बताया ना, जैसे सपोज करो कि ये एक प्लेस है, यहां से मिट्टी उठी, सपोज करो आज यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हुई, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद तूफान आया या बारिश आई या जैसे भी पानी के थ्रू यहाँ पे फिर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी हुई, ठीक है, फिर कुछ सालों बाद फिर दोबारा से कुछ तूफान आया, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हुई, फिर कई सालों बाद यहाँ पे धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठी होके ये एक नई डिपोजिट होके, मतलब डेब्रिस इकट्ठा होके नई चट्टान बन गई, ठीक है ना। जैसे कि लिखा हुआ डंपिंग ऑफ डेब्रिस इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर इट मे एक्यूमुलेट टू फॉर्म द न्यू रॉक्स, ठीक है ना, नई चट्टान बने। ट्रांसपोर्टेशन, इरोडेड डेब्रिस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। इरोजन मतलब कि वेयरिंग अवे अर्थ सरफेस बाय मूविंग एजेंट, जैसे कि रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स एटसेट्रा। और वेदरिंग तो बता ही रहे हैं आपको, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस। तो वेदरिंग, इसका मतलब मैंने आपको बताया था डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स, ठीक है। वेदरिंग दो तरह की होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग बोलेगा बेसिक प्रोसेस बाय विच डेनुडेशन प्रोसीड्स, ठीक है, वो बेसिक प्रोसेस जिससे डेनुडेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होगा। ये काफी एक्सट्रीमली स्लो है, ठीक है, दैट इज ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर। अब ये होता कैसे है सर, आपको पता होगा सर, हवा में और पानी में कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, एंड दे सेट अप केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना सर। इट वीकन्स और डिसॉल्व सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। इससे क्या होती है, कुछ चट्टानें जो है वो वीक हो जाती हैं या डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर बारिश पड़ती है ना, बारिश पड़ती रहती है, ठीक है ना, एसिड होते हैं उसमें, कई तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं आपस में, तो इससे रॉक्स जो होती हैं वो वीक हो जाएंगी या डिसॉल्व हो जाएंगी, सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक विच लेड टू लूजनिंग अदर क्रिस्टल एंड वीकनिंग द होल सरफेस। जिस वजह से क्या होगा, वो जो क्रिस्टल्स होंगे उसमें, जो चट्टान में जो क्रिस्टल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो लूज हो जाएंगे, और प्लस वीकनिंग ऑफ होल सरफेस, जो पूरा सरफेस होगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, रिगोलिथ बन जाएगा, दैट इज रिमेन ऑफ रॉक, ठीक है, इट फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सॉइल, ठीक है ना। रिगोलिथ जिसको रिमेन ऑफ रॉक बोलते हैं। रिगोलिथ वर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो एक चट्टान है, उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, उस पर बारिश पड़ी, केमिकल रिएक्शन हुई, वीक होगी, सपोज करो वो चट्टान कुछ इस तरह की थी, ठीक है ना, इस तरह से चट्टान थी, इस पे बारिश, धूप वूप पड़ के, केमिकल वगैरह पड़ के, हवा वगैरह पड़ के ये डिसइंटीग्रेट होके
सिर्फ इतनी सी रहेगी, उसके बाद सिर्फ इतनी सी रहेगी, यानी इसका चूरा बन गया, मतलब एक तरह से ऐसे ऐसे पीसेज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये जो पीसेज में कन्वर्ट हुआ है ये क्या है सर? रिगोलिथ है, रिगोलिथ। ठीक है, रिगोलिथ दैट इज रिमेन्स ऑफ रॉक, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ सॉइल, यानी इसी की कल को मिट्टी बनेगी। ठीक है, और ये फॉर्म क्या कर रही है? इट्स अ बेसिस ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ रिगोलिथ ही होगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है समझाने के लिए, दैट सॉइल आल्सो कंटेन द ऑर्गेनिक कंटेंट आल्सो। मेरे भाई इसमें फूल पत्ते भी होंगे, ठीक है ना, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होगा, एंड विच मेक इट फर्टाइल एंड अलाउ क्रॉप टू बी ग्रोन। ठीक है, आपको पेपर में भी आ सकता है कि खाली रिगोलिथ होगा या ऑर्गेनिक कंटेंट। जी सर, रिगोलिथ भी होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज इट फॉर्म द बेसिस ऑफ सॉइल। ठीक है, बट इट आल्सो कंटेन द ऑर्गेनिक कंटेंट आल्सो। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट बोले तो द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विच मेक इट फर्टाइल एंड अलाउ क्रॉप टू बी ग्रोन। तो ये था सर बिल्कुल सिंपल केमिकल वेदरिंग। अब इसमें कुछ ना समझ आए तो सर प्लीज आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, पूछिए पूछिए। नहीं नहीं, पूछो। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ। एक्सट्रीमली वाला? क्या एक्सट्रीमली वाला? क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? बोलो बच्चा, क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें? ओरोगन? ओरोगन की ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक? ये क्या एक्सट्रीमली वाला क्या? वो कह रहा है कि ये प्रोसेस जो है काफी स्लो है, ये जो केमिकल वेदरिंग होगी ये काफी स्लो है। दैट इज ग्रेजुअल डीकम्पोजिशन। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे डीकम्पोज होगी रोक, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर। क्योंकि एयर और वाटर में क्या होते हैं? केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, एंड दे सेट अप द केमिकल रिएक्शन व्हिच वीकन्स और डिसॉल्व द सर्टेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक व्हिच फर्दर लूजनिंग अदर क्रिस्टल एंड वीकनिंग द होल सरफेस। ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस देवी जी बताया। ओरोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है? बिल्डिंग अप ऑफ न्यू माउंटेन्स। ठीक है, मतलब ये बेसिकली बता रहा है कि कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं जिन वजह से जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसमें से पहली है ओरोजेनेसिस, जिसको मतलब ये होता है कि बिल्डिंग अप ऑफ न्यू माउंटेन। पहले जमीन ऐसी थी, लेकिन व्हेन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ न्यू माउंटेन स्टार्ट, देयर इज जियोलॉजिकल चेंजेस हैपन। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एनी अदर क्वेश्चन? अरे बोल लो भाई, हम भी सिलवा लें एक आधा शर्ट पैंट। पूछो पूछो जल्दी से। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। ले भाई ले, नेक्स्ट स्लाइड। समझ आ गया। थर्ड पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन भाई। थर्ड पॉइंट में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये तो सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है यार। रिमूवल ऑफ इरोडेड डेब्रिस टू अ न्यू पोजीशन, अभी बताया तो था देवी जी को। आपके घर का एग्जांपल बताया तो था। मिट्टी उड़ गई है आपके घर में। और पूछो। एंड आई एम डैम श्योर कि जब क्लासेस लगेंगी ना, इनमें से किसी का भी डाउट नहीं होगा। आई एम डैम श्योर। ये अभी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, इसमें किसी की शक्ल तो नजर नहीं आती, तो ये तभी सवाल करते हैं बिना मतलब के। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने दो भाई। और मैं तो ऐसा हूं, पहले समझाऊंगा। ठीक है, कोई नहीं, डाउट है आपको, मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपसे सुनूंगा कि अब तो क्लियर है। वो कहेगा हाँ, आ जाओ बेटा बोर्ड पे आ जाओ। जितने मर्जी छुप के बैठो, जो छुप के बैठते हैं उनको तो मैं स्पेशली खड़ा करता हूँ, बस याद रखना।
तो आई होप ये समझ आ गया होगा सर आपको, कोई समस्या नहीं होगी। हम इस चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसमें केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग पढ़ेंगे। सर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और एक और कुछ भी बताया था, और क्या बताया था, और क्या बताया था भाई, बाकियों से पूछो। ये होमवर्क दिया था जो डिफरेंस करके लाना था होमवर्क, नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में मैंने बोला था कि पढ़ लेना, वीडियो देख लेना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, यूट्यूब पे। अगर पहली बार बोल दिया समझ आ गया तब भी बोर्ड पर बुला सक, तब तो बिल्कुल बुलाएंगे। अगर पहली बार में समझ आ गया फिर तो पक्का बुलाना पड़ेगा, भैया इतने समझदार कैसे हो गए कि पहली बार में समझ आ गया। और अगर नहीं समझ आया तो फिर समझाएंगे और फिर दोबारा बुलाएंगे कि आप समझाओ। भाई मेरे को नहीं पता, यूट्यूब पे देख लेना यार, येलोस्टोन नेशनल पार्क, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे। तो भाई हाँ, किसी तरफ नहीं छोड़ना। ना 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 ना, बचने का कोई चांस ही नहीं है भाई, सोचना भी मत। हाँ क्लास ओवर हो चुकी है, आप जा सकते हो।